हेलो क्लास। आज के इस मास्टर क्लास में हम इतिहास के सबसे दिलचस्प और विशाल अध्यायों में से एक मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह डीकोड करने वाले हैं। अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए, क्योंकि हम सिर्फ तारीखें नहीं रटने वाले हैं, बल्कि इस साम्राज्य की हर उस बारीक बात को समझेंगे जो एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही आपको इतिहास को देखने का एक नया नजरिया भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे साम्राज्य और राज्य के फर्क से, फिर देखेंगे मौर्य प्रशासन कैसे काम करता था। इसके बाद हम अशोक, कलिंग युद्ध और उनके धम्म को समझेंगे। फिर मौर्योत्तर काल पर नजर डालेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए क्विक चेकलिस्ट भी होगी। भाग 1, साम्राज्य बनाम राज्य। चलिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। 10-20 लोगों के एक छोटे ग्रुप को संभालना और लाखों की आबादी को कंट्रोल करना, दोनों में क्या फर्क है? इसे एक बहुत ही आसान घरेलू उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक राज्य या किंगडम एक छोटे न्यूक्लियर परिवार की तरह होता है, जहां सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाता है। लेकिन एक साम्राज्य, वो एक विशाल जॉइंट फैमिली की तरह है। इतने बड़े इलाके और लोगों को संभालने के लिए आपको बहुत ही सख्त मैनेजमेंट, भारी भरकम संसाधनों और टैक्स वसूलने के लिए ढेर सारे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि साम्राज्य बड़े होते हैं, इसलिए सम्राटों को अपनी बड़ी सेनाओं का रख रखाव के लिए आम राजाओं की तुलना में कई ज्यादा धन चाहिए होता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा पॉप क्विज। जरा सोचकर बताइए, 2300 साल पहले इतने विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव आखिर किसने रखी थी? चलिए मैं ही बता देती हूँ। वो थे महान सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, और इस काम में उनका साथ दिया था चाणक्य ने, जिनकी नीतियां हमें अर्थशास्त्र नाम की मशहूर किताब में आज भी पढ़ने को मिलती हैं। भाग 2, विशाल साम्राज्य का प्रशासन। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े इलाके को एक अकेला इंसान कैसे चलाता था? इस प्रशासन के सिस्टम को समझने के लिए इसे एक स्कूल की तरह मान लीजिए। सम्राट बिल्कुल एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह थे, जिनका राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा कंट्रोल था। वहां से वो सीधे टैक्स वसूलते थे। वहीं तक्षशिला और उज्जैन जैसे दूर के प्रांतों में राजकुमारों को भेजा जाता था। ये राजकुमार क्लास मॉनिटर की तरह होते थे, जो स्थानीय नियमों का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बनाते थे। और अंत में आते थे जंगली इलाके। ये काफी हद तक आजाद थे, लेकिन यहाँ के लोग मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, शहद और मोम जैसी चीजें ट्रिब्यूट यानी नजराने के तौर पर दिया करते थे। उस वक्त के दरबार का माहौल कैसा होता था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इसका बड़ा ही हैरान करने वाला आंखों देखा हाल लिखा है। लिटरली सोने की पालकी, सिर के ऊपर मंडराते प्रशिक्षित तोते और हथियारबंद महिला गार्ड्स। मेगास्थनीज ने यह भी बताया कि सम्राट हमेशा हत्या के डर से इतने अलर्ट रहते थे कि उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। और तो और वो कभी भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। है ना बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसा। भाग 3, अशोक और कलिंग युद्ध। क्लास, अब हम उस टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अशोक, जो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, उन्होंने अपनी जनता से सीधे बात करने के लिए पत्थरों पर संदेश लिखवाए। लेकिन कलिंग का युद्ध वो घटना थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने एक बेहद भयानक युद्ध लड़ा। ये युद्ध हमें प्राचीन काल की उस खौफनाक सच्चाई का आईना दिखाता है, जहां सत्ता और विस्तार की कीमत लाखों मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती थी। 1 लाख! जी हाँ, इस नंबर की गहराई को समझिए। खुद अशोक के अभिलेख बताते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस तबाही ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। निर्दोष लोगों और उनके परिवारों को इस तरह बर्बाद होते देख अशोक इतने गहरे पश्चाताप में डूब गए कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध न करने की कसम खा ली। भाग 4, अशोक का धम्म। इसी गहरे दुख और पश्चाताप से एक नई सोच का जन्म हुआ। बल से जीतने का रास्ता छोड़कर अशोक ने लोगों का दिल जीतने का रास्ता अपनाया। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, अशोक का धम्म कोई नया धर्म, पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं था। इसे आप घर के कुछ बेसिक हाउस रूल्स की तरह समझें। अशोक का मानना था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को सही और गलत की सीख देता है, वैसे ही अपनी प्रजा को सही राह दिखाना उनका फर्ज है। ये समाज में रोजमर्रा के झगड़ों को सुलझाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका था।
ये सिद्धांत काफी सीधे और स्पष्ट थे। उस समय समाज में अलग अलग धर्मों के लोगों में टकराव होता था, जानवरों की बलि दी जाती थी और नौकरों या दासों के साथ क्रूरता होती थी। अशोक ने नियम बनाए कि बड़ों का आदर करो, नौकरों से अच्छा व्यवहार करो और हर जीव पर दया करो। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जोर दिया कि अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करना दोनों ही गलत हैं। सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इन नियमों को पूरे साम्राज्य में फैलाया कैसे जाए? इसके लिए अशोक ने जगह जगह चट्टानों और खंभों पर ये संदेश उकेरे। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए धम्म महामत्ता नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनका काम इन संदेशों को पढ़कर सुनाना था। और ये विचार सिर्फ भारत तक नहीं रुके। अशोक ने इन्हें सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका तक पहुंचाने के लिए अपने दूत भी भेजे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अशोक के इन संदेशों की अहमियत को समझा था। उन्होंने कहा था कि अशोक के शब्द आज भी हमसे बात करते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले पत्थरों पर लिखे गए वो संदेश आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी इंसानियत और शांति का कितना बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। भाग 5, मौर्योत्तर काल। चलिए अब इतिहास के पन्नों में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लगभग 2200 साल पहले ये विशाल मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा और उपमहाद्वीप में कई नए राज्यों ने जन्म लिया। इस टाइमलाइन को एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लीजिए। मौर्यों के बाद उत्तर और पश्चिमोत्तर में शोंग, हिंद यवन, फिर शक और कुषाण आए। वहीं मध्य और पश्चिमी भारत में सातवाहनों का राज रहा, जो करीब 400 साल चला। और फिर लगभग 1700 साल पहले भारतीय इतिहास में एक और बड़े साम्राज्य की शुरुआत हुई, गुप्त साम्राज्य की। और हाँ क्लास, उस समय सिर्फ उत्तर भारत में ही बदलाव नहीं हो रहे थे। ठीक उसी दौरान दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्य फल फूल रहे थे। सबसे मजेदार बात यह है कि ये पूरा समय सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का नहीं था। इस दौरान आम लोगों की मेहनत से खेती का खूब विस्तार हुआ, नए शहर आबाद हुए और समंदर के रास्ते व्यापार इतना बढ़ा कि भारत दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। भाग 6, परीक्षाओं के लिए त्वरित चेकलिस्ट। क्लास, अब पूरे फोकस के साथ इस तरफ ध्यान दीजिए। हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक बार तेजी से रिवाइज करने का समय आ गया है। एग्जाम के लिए बस इन 5 बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से की। दूसरा, इसके बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तीसरा, अशोक के संदेश मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चौथा, कलिंग युद्ध वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। और पांचवा, इसके बाद अशोक ने जो नीति अपनाई उसे धम्म कहा गया। बस ये चेकलिस्ट याद रखिए, आपका बेस एकदम मजबूत रहेगा। तो क्लास, आज का ये मास्टर क्लास हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज दुनिया भर में जो तनाव और युद्ध चल रहे हैं, अगर आज के लीडर्स अशोक के धम्म की तरह एक दूसरे के प्रति सम्मान और दया का रास्ता चुन लें, तो क्या दुनिया की कई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी? इस प्राचीन इतिहास को आज के नजरिए से सोचकर जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।